हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल मैंने पोस्ट किया था। और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका आप लोगों ने जो आंसर दिया था वो काफ़ी मिलता जुलता हुआ था, जिससे कि मैं संतुष्ट नहीं थी। और कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी ये दुविधा होगी कि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टाइप के प्रश्न को एक बार मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता है कि अभी हाल ही में नेट का एग्ज़ाम था, तो आप लोगों में से भी कुछ हम ऐसे साथी होंगे जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होगा। और आप लोगों को इस जो क्वेश्चन है इससे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि अदर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन यूँ ही नहीं पोस्ट कर दिया है। ये नेट का PYQ है जो कि आप लोगों को यहाँ पे जितने ऑप्शन दिखेंगे उसमें कुछ न कुछ कंफ्यूजिंग सा लगेगा, और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब आप लोग अच्छे से अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो जो एक वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में जो भी महाद्वीप हैं, जो पांचों महाद्वीप हैं, जैसे कि हमारी एशिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस टाइप से जस्ट आप लोग एक माइंड मैप बना लीजिए कि आखिर में कौन सा कॉन्टिनेंट किस एरिया में पड़ता है। तो आप लोगों को जब विचारकों के बारे में आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, तो सीधे जो कॉन्टिनेंट होता है वो मैप माइंड में बैठ जाता है कि फला विचारक जो है वो इस कॉन्टिनेंट से संबंधित है या इस कंट्री से संबंधित है। तो आप लोगों को समझने में और ज़्यादा सुविधा रहेगी। यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड जो है वो अमेरिका से संबंधित हैं। तो ये आप सभी को पता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका से संबंधित हैं, और रॉबर्ट इज़रा पार्क से ये संबंधित विचारक हैं। रॉबर्ट इज़रा पार्क के ये दामाद थे, और रॉबर्ट इज़रा पार्क जो हैं ये भी अमेरिका से संबंधित हैं। अब यहाँ पे हम लोग कार्ल मैनहीन की बात करें तो कार्ल मैनहीन का दिया है जर्मनी से सुमेलित किया गया है, जो कि नहीं है। यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि कार्ल मैनहीन जो है वो जर्मनी में कुछ समय तक काम किए थे, लेकिन ये ओरिजिनली देखा जाए तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी से संबंधित हैं। अर्थात अगर इनकी नागरिकता की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी के हंगेरियन सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। चूँकि इन्होंने जर्मनी में कुछ समय तक काम किया था, या फिर जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं वो जर्मनी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप से कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कार्ल मैनहीन भी जर्मनी से लग रहे हैं। तो जो नेट के एग्ज़ाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उसके पीछे रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होते हैं उनको कन्फ्यूज़ करने जैसा होता है कि क्या रियल में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सही से केयरफुली पढ़ाई की है या नहीं की है। लेवी स्ट्रॉस की बात करें तो ये फ्रांस से संबंधित हैं, ये करेक्ट है। और एंथोनी गिडेंस जो हैं ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। अब यहाँ पे तो ये सीधे सीधे आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया कि कार्ल मैनहीन जो है ये जर्मनी से संबंधित नहीं है बल्कि हंगरी से संबंधित है। यहाँ पे अब हम लोग एक एक जो विचारक हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कुछ कुछ फैक्ट्स इनके इसी जो लेक्चर है हम लोग इसी प्रश्न में ही कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को भी ये काफ़ी आसानी हो जाएगी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये हमारे पास एक कलेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करते हैं। हालांकि रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में, जो कि एक लघु समुदाय के नाम से ही एक लेक्चर है, उसमें भी हम लोग चर्चा किए हैं। और इन्होंने विभिन्न जो समाज है, कृषक समाज की अवधारणा, तमाम तरीके के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में एक हम लोग जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनके फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं।
सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं। ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, जो कि शिकागो भी अमेरिका में पड़ता है, इसलिए कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जब आप लोग विचारकों को अगर समझते हैं तो जब हम पूरे वर्ल्ड के मैप में कॉन्टिनेंट को समझेंगे, अर्थात महाद्वीप को समझेंगे और उससे संबंधित उस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, सिर्फ हमने इतना अगर एक माइंड में खाका बना लिया तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे ही रॉबर्ट रेडफील्ड की बात आई, माइंड में तुरंत आना चाहिए कि रॉबर्ट इजरा पार्क के दामाद थे। तो चूंकि रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका से संबंधित थे, ये शिकागो स्कूल से भी संबंधित थे। इन्होंने टेपू जलान गांव का अध्ययन किया था, ये भी आप लोगों को पता है। ये तो पता है कि टेपू जलान का अध्ययन किया था। इन्होंने टेपू जलान में मोरलास जो जनजातीय समूह था या समुदाय था, उसका इन्होंने अध्ययन किया था। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर में ये सारे फैक्ट्स मैंने कहाँ से इकट्ठे किए हैं। तो हालांकि थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन मैं ये इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं वो मैं विकिपीडिया से कलेक्ट करती हूँ, क्योंकि विकिपीडिया एक ऐसा सोर्स होता है जिसे विश्वसनीय माना जाता है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो विकिपीडिया से यहाँ जो भी आप लोगों को कंटेंट दिख रहा है वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। युकाटान का इन्होंने अध्ययन किया था और युकाटान में इन्होंने चानकोम जो समुदाय बोल सकते हैं या जनजातीय समूह बोल सकते हैं, उनका इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये दो जो फैक्ट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। टेपू जलान अ मैक्सिकन सिटी जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। फोक कल्चर ऑफ युकेटान नाम ही आ जाता है, तो आप लोगों को वो ये तो युकेटान भी आ गया की टर्म में और फोक कल्चर भी आ गया, तो इससे आप लोगों को ध्यान रहेगा। और ये 1948 में प्रकाशित हुई थी। द प्रिमिटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ये 1953 में प्रकाशित हुई थी। पिजन सोसाइटी एंड कल्चर जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। लिटिल कम्युनिटी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लिटिल कम्युनिटी 1956 में ही प्रकाशित हुई थी। टॉक विथ अ स्ट्रेंजर जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट इनकी बुक होती है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के नॉलेज को गेन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्ल मैनहीम की। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी से संबंधित हैं, जो कि यही करेक्ट आंसर थे। इनके कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनसे ही कार्ल मैनहीम को जाना जाता है, जैसे कि संस्कृति का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये इनकी बहुत ही सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये इनकी जो कॉन्सेप्ट है, कार्ल मैनहीम को काफ़ी ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट से जाना जाता है। थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी, यहाँ पे इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है इसी बेस पे, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी दिया है। लेवी स्ट्रॉस की बात करें तो ये फ्रांस से संबंधित हैं और लेवी स्ट्रॉस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हो जाते हैं। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ट्राई स्टेटस टॉपिक्स, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, टोटेमिज्म, द सेवेज माइंड, द रॉ एंड कुक्ड। यहाँ पे सेवेज माइंड में इन्होंने कहा था कि जो एक जंगली दिमाग होता है वो एक सभ्य दिमाग जैसा ही होता है, इनका ऐसा मानना था। द रॉ एंड कुक्ड में भी आप लोगों को ये पता होगा कि जो भी एक उन्होंने वहाँ पे मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाती है, लोगों को आदर सत्कार कैसे किया जाता है, तो वो उसका प्रभाव जो होता है वो भोजन के तरीके में भी दिखता है कि किस प्रकार के मेहमान को किस प्रकार का भोजन परोसते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से जो
रॉ एंड कुक्ड है, ऐसा माना जाता था कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान होते थे उनको पका हुआ भोजन अर्थात तला छना भोजन, जैसे पूड़ी कचौड़ी हम लोगों के साइड में होता है, ऐसा दिया जाता था। और जो एक बोलेंगे कि घर जैसे ही लोग हैं, कभी भी आ जाते हैं चले जाते हैं, तो इन लोगों को जो भी घर पे डेली रूटीन में खाना बनता था उस तरीके का इन लोगों को भोजन परोसा जाता था। तो इस तरीके का इन्होंने बताया था कि ये भी देखने को मिलता था। फ्रॉम हनी टू एसेस, द ओरिजिन ऑफ द टेबल मैनर्स, द नेकेड मैन। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को इसको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं एंथोनी गिडेंस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचारक हो जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके साथ ये है कि ये आज भी हमारे बीच में हैं। यहाँ पे एंथोनी गिडेंस की बात करें तो ये इंग्लैंड से संबंधित हैं और इनकी दो जो फैक्ट्स हैं, ये संरचनाकरण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, और इसी में इन्होंने एजेंसी और स्ट्रक्चर, इन्होंने माना है कि जो एजेंसी है अर्थात जो व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति है, इसको इन्होंने एजेंसी कहा है, और स्ट्रक्चर जो है अर्थात समाज की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर संरचना की बात करते हैं तो एक मिनट, हाँ, संरचना जो है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा, एक मिनट, हाँ, ये तो एजेंसी की बात हुई और यहाँ पे ये संरचना की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये इनको हम अलग करके नहीं समझ सकते हैं। इसके पहले के जो विचारक थे वो संरचना को अलग तरीके से देख रहे थे, वहीं पे एजेंसी अर्थात व्यक्ति को अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन एंथोनी गिडेंस ने कहा कि हमें इन दोनों को एक साथ लेके समझना होगा, हम इन दोनों को अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट्स आता है कि यहाँ पे इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं हैं इन्होंने 4 चरण में लिखा है। जो भी इनकी रचनाएं हैं इसको लिखने में इनके 4 स्टेजेस माने जाते हैं, और जब हम स्टेजेस को लेके अगर इनकी बुक को याद करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो जैसे आप लोग फर्स्ट स्टेज में इन 2 बुक्स को रख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। ये फर्स्ट स्टेज में एक्चुअली एंथोनी गिडेंस ये सोच रहे थे कि आखिर में समाजशास्त्र है क्या, इसी के बारे में वो अपनी थ्योरी दे रहे थे, और उससे संबंधित इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी, और द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस्ड सोसाइटीज़ 1973 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 2 पुस्तकें जो हैं 1971 और 1973 में, ये इनका पहला स्टेज था लिखने का, और इसमें इन्होंने आखिर में समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में काफ़ी गहन अध्ययन किया था, और उसी से संबंधित ये रचनाएं हैं। इनका जो सेकेंड स्टेज आता है इसमें इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये जो है आप लोगों को जो सेकेंड स्टेज देखने को मिलता है, इसमें आखिर में किस प्रकार से एक दूसरे से जो फैक्ट्स थे सोशल स्ट्रक्चर के, वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित थे, तो इनके बारे में ये तीनों पुस्तक जो हैं इन्होंने लिखे हैं। तो द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976 में, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी 1979 में, और द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सोसाइटी 1984 में, ये इन्होंने 3 पुस्तकें सेकेंड स्टेज में लिखी थी। यहाँ से थर्ड स्टेज इनका प्रारंभ होता है, और यहाँ तक ये, एक मिनट, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बुक्स ऐसी दिखेंगी जहाँ पे
एंथोनी गिडेंस ने मॉडर्नाइजेशन जो कि आधुनिकीकरण था, ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण था, और इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट थे या उस समय में क्या पॉलिटिकल इशू हो रही थी विश्व स्तर पे, उससे संबंधित इन्होंने काफ़ी कुछ रचनाएं लिखी हैं। तो इन रचनाओं में आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी जो कि 1990 में प्रकाशित हुई थी। ये 90 के बाद से है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की पहचान की बात हो रही है 1991 में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी 1992 में, और बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट 1994 में। द थर्ड वे, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स मानी जाती है, 1998 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आपको दो बुक जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी और द थर्ड वे, ये एंथोनी गिडेंस की लाइफ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तकें मानी गई हैं। उसके बाद से चौथा स्टेज जो आता है इनके लिखने का, इसमें इन्होंने फोर्थ स्टेज, जो चौथा स्टेज है, इसमें इन्होंने जो आज के समकालीन जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पर्यावरण से संबंधित या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, इस टाइप के इश्यूज़ पे इन्होंने लिखा है। तो ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें अपने आप में इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये इनकी अभी हाल ही की रचनाएं हैं जो कि आगामी जो भी परीक्षाएं हो सकती हैं उसमें पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। यहाँ पे इनकी पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि 2009 में प्रकाशित हुई थी। टर्बुलेंट एंड माइटी कॉन्टिनेंट, तो इन्होंने जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, चूँकि ये इंग्लैंड से संबंधित है, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, तो उनकी आखिर में किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है अपने देश में काम करने की, और वहाँ के जो क्लाइमेट चेंज होते हैं या जो भी पर्यावरण से इश्यूज जो होते हैं उससे संबंधित इन्होंने उसमें काफ़ी कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो दो पुस्तकें हैं ये इनकी रिसेंट की रचनाएं हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये आज भी जो है वो प्रोफेसर के पद पे हैं। तो ये आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा होगा कि आखिर में एंथोनी गिडेंस जो हैं वो आज भी हमारे बीच में हैं। दोस्तों, आज ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया होगा, और इससे संबंधित जो ये विचारक थे इनकी क्या क्या कुछ पुस्तकें थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, वो भी क्लियर हो गया होगा। एक यहाँ पे और फैक्ट्स मेरे माइंड में आ रहा है कि ये जो लेवी स्ट्रॉस हैं इन्होंने नम्बिकारा इंडियंस का भी अध्ययन किया था। तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एक एक फैक्ट्स होते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस ने नम्बिकारा इंडियंस का भी इन्होंने अध्ययन किया था। हालांकि बाद में हम लोग जब एक एक विचारकों के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, और एक एक विचारकों ने आखिर में क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनसे संबंधित क्या पुस्तकें हैं, तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जो विचारकों से संबंधित होंगे उसमें समझेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आता है तो फिर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।